नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिट मैथ लैब के यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए हम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक थिंग्स, और ये अलग अलग सीरीजेज रहेंगी हमारे लेक्चर्स की। और आज हम ट्वेल्थ का सिलेबस उठा रहे हैं। तो पहले हम सिलेबस ट्वेल्थ के सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस पे। तो मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज वाइज पूरी सीरीज चलाऊंगा कि हाँ, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, तो 1.1 का पूरा सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से 1.2 या जो भी एक्सरसाइजेज रहेंगी उनका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसके पहले हमें जरूरी है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में क्यों सवाल रह जाता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो हम क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं लिट मैथ लैब में। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये सीरीज हेल्प करेगी, मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस जो ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस काफ़ी प्रॉब्लम जाती है बच्चों के लिए समझने में कि क्या है सर, कैसे, कब माने, कब नहीं माने, ट्रांजिटिव कब होगा, कब नहीं होगा। तो इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस जो है ना, ये पूरी जर्नी होती है हमको फंक्शंस तक पहुंचने के लिए। हमको जाना कहाँ है, फंक्शंस। बेसिकली हमको सीखना क्या रहता है, फंक्शंस। लेकिन फंक्शंस के जो बेसिक्स हैं वो आपको रिलेशंस से देंगे। और अगर आपको रिलेशंस पढ़ना है उसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आना चाहिए। और अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको सेट्स आना चाहिए। तो इस सब की शुरुआत होती है सेट से, कि अगर आपको किसी बच्चे को फंक्शन सिखाना है तो आपको सबसे पहले सेट्स पढ़ाना होगा। इसीलिए 11th क्लास में हमें ये दो चीजें, सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, से 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। साथ में रिलेशन का हल्का सा पार्ट हमें पढ़ाया जाता है, और रिलेशन से फंक्शन में ट्रांजिशन कैसे होता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वो भी हम 11th क्लास में सीखते हैं। फिर जब हम 12th क्लास में पहुंचते हैं तो हम रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रिलेशंस के टाइप्स और साथ में फंक्शन, फंक्शन के डिफिनेशन और फंक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो पूरी जर्नी फंक्शन तक की है हमारी, इसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको पहले क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी जाके आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसे ही हवा में नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रोड मैप चाहिए। तो हमारे लिए जो रोड मैप है वो कुछ इस तरीके से होगा। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गलती कर दी मैंने। रोड मैप जो है वो ये है कि सेट्स सबसे पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसका डिफिनेशन एंड उसका कॉन्सेप्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया। फिर रिलेशन का कॉन्सेप्ट, फिर हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं जिसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये टाइप्स होते हैं। वैसे तो टाइप्स रिलेशन के बहुत और ज़्यादा होते हैं आपके हायर मैथमेटिक्स में। असिमेट्रिक भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है ना, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। बट हमारे ट्वेल्थ के लेवल के हिसाब से, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमें ये चार सफिशियंट होते हैं। फिर आता है फंक्शंस। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लेकिन फंक्शंस अकेला प्ले नहीं करता है रोल किसी भी चीज में। साथ में हमारे पास की टर्म्स जो होते हैं फंक्शंस के, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। वो ओवर एंड ओवर अगेन हमारे पास आते रहते हैं, डोमेन, को डोमेन। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर वो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 and 3, ये क्यों लिख के दे दिया है सर। तो ये डोमेन और को डोमेन, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें हमको क्लियर होना जरूरी है। तो इसलिए फंक्शन से रिलेटेड जितने भी की टर्म्स हैं वो भी हम साथ में पढ़ेंगे, वो भी हमें आना भी चाहिए। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपको पता है वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव होते हैं, है ना। वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, और बाइजेक्टिव ये दोनों हो उसको हम। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स कैसे होगा, ठीक है। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन किस तरीके से करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस कैसे बनाते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में फंक्शन का फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेट्स से। तो अब जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट के पहले डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो सेट्स होते क्या है, सेट्स की जो डिफिनेशन होती है वो होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो एक ऐसा कलेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है।
अब इसमें जो ये वेल डिफाइंड वाला जो टर्म है ना, इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, कोई भी सेट सेट कब कहलाता है। तो मैथ्स में ना कई बार आप जब ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ सेट नहीं है, कब नहीं है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी चीज़ सेट है या कौन सा कलेक्शन कब सेट होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा, ये अप्रोच रखने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेट तो समझाऊँ ही, साथ में ये समझा पाऊँ कि क्या सेट नहीं होगा, जिससे कि आपकी जो सेट की जो एक आपके दिमाग में जो एक इमेज बने, वो ऐसी बने कि वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वेल डिफाइंड का पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये वेल डिफाइंड जो है, ये कैसे वेट अलग रखता है और ये कैसे बहुत ही ज़्यादा हैवी टर्म हो गया है इसके लिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूंगा, थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा, जब हम सेट्स 11th क्लास की सीरीज में पढ़ेंगे तब हम सेट्स को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सेट्स को हम आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, या थोड़ा सा उथला उथला जिसको कहते हैं, कि बेसिक आपका बस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेट के दो फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें डायरेक्ट एलिमेंट होते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी डिफिनेशन लिखी होती है। ठीक है, अगर कोई एक सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा है तो ये सेट है। क्यों है? क्योंकि इसको जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इस सेट के अंदर ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 4। ये लिख दिया मैंने। तो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब ये सेट है, और साथ में ये जो अंदर लिखी हुई डेफिनेशन है, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। ये सेट को आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो आपका भी यही सेट बनेगा। कोई दूसरा आदमी लिखने जाएगा तो वो उसका भी यही लिखेगा, बनेगा। सब एक ही जैसे से इसको लिखेंगे। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, सबके लिए एक जैसी डिफिनेशन। ठीक है, तो फिर सर सेट क्या नहीं है? ऐसे तो मैं सबकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। सेट नहीं है, ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्मार्ट पर्सन इन इन अ सिटी, सपोज दैट। ठीक है, मैंने पहले सिटी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी सिटी के अंदर हमने लिया। ऐसे सारे एक्स लेने हैं, ऐसे सारे लोगों को लेना है, ऐसे सारे आदमी जो कि स्मार्ट पर्सन है। ठीक है, अब स्मार्ट पर्सन की डिफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को जो स्मार्ट लगा जरूरी नहीं कि वो आपको स्मार्ट लगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो असाइन की नहीं है इस सेट के लिए, है ना, कि मैंने बोल दूं कि अगर इसी सेट को मैं दूसरे फॉर्म में लिख दूं, है ना, दूसरे उसमें कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पर्सन हुज IQ इज अबव 112। ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि ऐसे लोगों का कलेक्शन जिनका IQ 112 से ऊपर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने असाइन कर दी, वो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट पर्सन अगर मैंने लिखा है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल डम पीपल मैं बोल दूं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट पीपल बोल दूं, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इमोशनल पीपल बोल दूं, तो ये सेट नहीं बन रहा है। क्योंकि जो इमोशनल पीपल आपके लिए इमोशनल बन रहा है, वो जरूरी नहीं मेरे लिए, मेरे नजरिए से वो इमोशनल हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसी डेफिनेशन जो एम्बिगियस होती है, उसको हम क्या करते हैं, उनको हम सेट नहीं मानते, इसलिए हम कहते हैं वेल डिफाइंड। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि वेल डिफाइंड का वेट इसमें इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये सेट समझ पा रहे हैं कि सेट क्या होता है। अब 12th के हिसाब से सेट का इतना पार्ट जानना जरूरी है। ठीक है, अब इस सेट में आपको ये पता है कि अभी तक इस तरीके से जब हम 9 10 12 11th में जो सेट्स पढ़ते हैं, उनमें हमें ऐसे सिंगल सिंगल से एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट अलग अलग तो होते ही हैं, बट वो ऐसे मिलते हैं कि एक मिला उसके बाद दो दो तीन ऐसे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स। तो अब हम किस पे जाते हैं फिर? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कि क्या सेट के अंदर दूसरे तरीके के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं? तो फिर हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन होता है, पहले आप एक बार इसमें इसको देखिए, इसमें नजर मारिए कैसा होता है। कि जैसे मैंने ए इक्वल्स टू लिखा, एक सेट लिखा 1 3 5, दूसरा सेट लिखा बी इक्वल्स टू 2 4। ठीक है, अब ये अपने आप में सेट है, नॉर्मल सेट है। ठीक है, अच्छी बात है, सेट है, डिफाइंड है। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 3 5 कैसे नंबर्स हैं, आपको पता है कि ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और ऑड है और 6 से कम है। ठीक है, 2 4 को भी आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इन दोनों की डेफिनेशन के बाद मैंने क्या किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि 1 2। आहा, ये क्या हुआ? पहली बार
आपके सेट के अंदर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आया। कैसा आया? ऑर्डर्ड पेयर में। और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है रिलेशन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, 1 2 1,4, 3 2 3,4, 5 2 एंड 5,4। इसके अलावा कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब ये आपका एज एन एलिमेंट ये अकेला एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे और इसमें 2 एलिमेंट्स थे। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने आ गए? 6 एलिमेंट्स। अब वन एलिमेंट नहीं है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस का एलिमेंट क्या है? 1,2 है, 1,4 है। आ रही है बात समझ में? तो ये एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। अब यही आगे जाके रिलेशन बनते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स था, ऐसे 3 सेट्स भी हो सकता है, 4 सेट्स और n सेट्स भी हो सकता है। किसी भी नेचुरल नंबर के सेट, नेचुरल नंबर के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सेट बन जाएंगे जिन्हें बहुत लंबे लंबे टपल्स के फॉर्म में, वेक्टर्स के फॉर्म में बहुत लंबे लंबे वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए दो केस जानना जरूरी है, इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का, और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको 11th क्लास की सीरीज में पढ़ाऊंगा, उस सीरीज में आप लोगों को पूरा बेसिक से कि कैसे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस, अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, अलग अलग सेट्स हैं, तो हम कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे सिखा दूंगा। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आया पहली बार, यहीं से खुल जाते हैं रिलेशन के रास्ते। अब रिलेशन क्या हो जो होता है, रिलेशन आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब कैसा? ये सबसे बड़ा सेट बन गया ए क्रॉस बी का। अब इस सेट के अंदर से ही एलिमेंट आएंगे, इस सेट के अंदर से ही एलिमेंट आएंगे जो एक पर्टिकुलर डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हो। किसको फॉलो करोगे? एक पर्टिकुलर डिफिनेशन को। वो क्या बन जाएंगे? रिलेशन बन जाएंगे। आ रही बात नहीं? ठीक है, अब जानना ये जरूरी है कि जब रिलेशन डिफाइन होता है आपके क्वेश्चंस में, तो लिखा रहता है कि रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, ऑन ए। ए का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिलेशन केवल एक सेट पे लिखा है कि आर डिफाइंड ऑन ए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आर ए पे आर डिफाइंड ऑन ए है, इसका मतलब कि जो आर के अंदर एलिमेंट आएंगे ना बच्चों, वो ए क्रॉस ए से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ए क्रॉस ए से। अब हम हर बार ए क्रॉस बी दो दो सेट लेके नहीं बैठेंगे, उनका मल्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नहीं बैठेंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे। ठीक है, अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है ना, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो ये होती है कि ए क्रॉस बी में ऐसे ए और बी आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल। आप ऐसा सारा कलेक्शन बना लो कि सारे ए ले लो और सारे बी के ले लो, और ऐसे जितने पेयर बन सकते हैं सारे पेयर बना दोगे तो आपका ए क्रॉस बी हो जाता है। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा सर? ए क्रॉस ए में सारे ए कॉमा ए सारे आएंगे जितने भी ए के अंदर। आ रही बात समझ? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सबका सबके साथ पेयर बन जाएगा, है ना। अगर इसमें 3 एलिमेंट है ए में, तो 3 3 9 9 एलिमेंट्स टोटल आ जाएंगे इसके अंदर। सारे आप पेयर बना बना के, कॉम्बिनेशन बना बना के आप सारे के साथ। ठीक है, तो घबराएं नहीं जब लिखा हो आर डिफाइंड ऑन ए, आप समझ जाएं कि जो रिलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस ए से आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम इनकी क्वेश्चंस वाली वीडियो लेके आऊँगा, तब मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा कि कितना आसान है ये। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है इसका करने का, कुछ भी इसमें बड़ा या हुआ वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को हमें समझ में आ गया कि हाँ भैया इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं रिलेशंस में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रिलेशंस होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के सबसेट्स होते हैं। उसी में आपने कोई डिफिनेशन लगा दी तो वो रिलेशंस बन जाते हैं। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, कोई एक सेट बनाया ए, 1,2,3 अप टू 14, ये सारे नेचुरल नंबर है 14 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इस सेट पे जो आपका रिलेशन में डिफाइन करने वाला हूँ, मैंने बोला आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये सेट हमको डिफाइन करना। अब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसमें आपके एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, तो आप इसको पहले अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करें। पहले तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। मैं इस y को उधर लेके जाता हूँ, तो 3x इक्वल्स टू वाई, ये सेम चीज़, ये और ये डिफिनेशन सेम। ठीक है, मैंने सिर्फ y को उधर ले गया हूँ। अब r इज इक्वल्स टू, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 कितना होता है? 3। तो अगर मैं x 1 रखता हूँ तो y आएगा 3। अगर x की, अब ये एक एलिमेंट हो गया पूरा, है ना। 1 इज रिलेटेड टू 3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 1 3 से रिलेटेड है। अब 2 आया,
2 रखा यहाँ पे तो 3 2 जा 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर 6, 3 रखा तो वाई की वैल्यू 9 और 4 रखा तो 12, 5 रखूंगा तो 15 आएगा। तो जो दूसरा एलिमेंट वाई 15 आएगा ही आएगा, ये डिफिनेशन फॉलो कराना है। लेकिन 15 ए पे है नहीं, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आर इस सेट पर डिफाइन है तो इसमें ए क्रॉस ए के एलिमेंट आएंगे, मतलब पहला एलिमेंट भी ए का होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 5,15 को ऐड करता हूँ तो उसका मैं जो दूसरा एलिमेंट है वो इस ए के अंदर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही एलिमिनेट हो जाएगा और ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें बस यही 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं इसको कहूंगा 2 इज, तो हम इसको बोलेंगे 2 is related to 6, 3 is related to 9 and 4 is related to 12। इसको लिखने का भी तरीका बता दिया, 1 is related to 3 को ऐसे भी लिखते हैं। अब जब बड़े सेट पर डिफाइन होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ए क्रॉस ए तो ठीक है, छोटा फाइनाइट सेट है, तो आप अगर छोटे सेट्स हैं यहाँ 4 एलिमेंट के 5 एलिमेंट के, तो उनका अगर आप रोस्टर फॉर्म बना डाला तो लाइव झिंगा डाला बहुत ईजी दिखने लगता है। और अगर बड़े सेट हैं एन आर जे, तब हम इसको कॉन्सेप्ट और जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं उनकी हेल्प से करते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनको सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगा कि किन मैथमेटिकल टूल्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हुआ रिलेशंस की, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हुआ हमारे लिए रिलेशन, कि भैया ठीक है सेट्स था उसमें अलग अलग एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने पहली बार ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर में कोई डिफिनेशन लगा देते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर तो फ्री होते हैं, उनमें कोई डिफिनेशन नहीं होती, बस आपने इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ ले लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। ठीक है, अब उसमें आपने कोई डिफिनेशन लगा दी तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अलग अलग अभी हम क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हर बार ये डिफिनेशन चेंज होगी। कुछ भी डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि भैया 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर, कुछ भी ऐसी डिफिनेशन आप क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर बार डिफिनेशन अलग होगी, लेकिन जो भी रहेंगे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स, ये चार के चार एलिमेंट्स इस डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 196, 14 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन उस एलिमेंट्स में सोचो केवल 196 एलिमेंट्स में से केवल 4 एलिमेंट्स हैं जो डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमारे मेन काम की चीज जो है, जो हमारे एग्जाम में आती है, वो ये है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशन के टाइप बताने होते हैं, कि शो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन, या कुछ भी इक्विवेलेंस क्लास निकालो, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए मैं कहता हूं इसका नाम दे देते हैं हम उल्टा रिश्ता। क्योंकि रिलेशन यानी क्या होता है, रिश्ता, तो उल्टा रिश्ता। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसकी जो डिफिनेशन होती है, फॉर्मल डिफिनेशन, तो पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट में घुसेंगे। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक रिलेशन की फॉर्मल डिफिनेशन होती है वो ये होती है, इफ ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट है जो रिलेशन के अंदर आर के अंदर है, ये रिलेशन वाला आर है। ठीक है, जो रियल नंबर वाला आर होता है उसको ऐसे बोल्ड आर से लिखते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि रिलेशन के अंदर अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। आ रही बात समझ में? इसको हम कहते हैं उल्टा रिश्ता। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी, तो अगर ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी इज रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, तो सिमेट्री फॉलो कर रहा है, तो वो उल्टा रिश्ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर रियल लाइफ में रिलेट करके आपको बताना चाहूँ, तो उल्टा रिश्ता ऐसा हुआ कि हम दो भाई लोग हैं। ठीक है, तो हम दोनों भाई लोग हैं, तो वो मेरा भाई है तो उसका भी मैं भाई हूँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। भाई भाई का रिश्ता कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन एक पापा और बेटे का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि कोई नाम है वरुण, महेश का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि महेश वरुण का बेटा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वरुण महेश का भाई है तो महेश भी वरुण का भाई है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन जो भाई का रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, भाई भाई का। और जो बाप बेटे का रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता, उसमें उल्टा रिश्ता काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये रिलेशन के अंदर कैसे काम करता है, अगर आपने लिखा कोई रिलेशन, सपोज दैट, अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके आपको बस समझाना चाहता हूँ, कि अगर 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। लेकिन हमने 2 1 ऐड किया, क्या सिमेट्रिक बना? नहीं सर, क्योंकि हमको सभी का चाहिए। तो 1 3 का हमने जोड़ा, 3 1। अब ये सिमेट्रिक हुआ क्या? नहीं सर। 1 5 का, 5 1। अब सिमेट्रिक हुआ क्या? नहीं हुआ अभी। अब क्या करेंगे, इसमें हम
अब ये सिमेट्रिक हो गया, जैसे हमने 5 1 जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर हम अगला एलिमेंट 2 3 जोड़ते हैं तो हमको 3 2 भी चाहिए। अब ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर मैंने 7 5 नहीं है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, नहीं है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। आ रही है समझ में कि भैया जितने एलिमेंट्स, अब रिलेशन के अंदर जब आप उसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे या आप सोचेंगे तो उसके अंदर तो एक पर्टिकुलर नंबर से आएंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही आएंगे। अब वो एलिमेंट्स का ये चीज फॉलो कर रहे हैं, अगर इस तरह से फॉलो कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सपोज दैट 1 2 का उल्टा है 1 3 का उल्टा है, लेकिन 1 5 का उल्टा नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हर किसी का मुझे उल्टा चाहिए, हर किसी का उल्टा रिश्ता मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। हम जब क्वेश्चंस करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब हम क्वेश्चंस को उतरेंगे तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मजेदार हो जाएगा। सिमेट्रिक के बाद दूसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यानी होता है, इसको मैं बोलता हूँ मतलब खुद से रिश्ता, खुद से रिश्ता। खुद से रिश्ता मतलब क्या होता है, इसके लिए होता है ये फॉर ऑल, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि सेट डिफाइन किसमें है, ए पे डिफाइन है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ए पे डिफाइन है, तो जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिश्ता होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, है ना। सबके लिए, एक के लिए मुझे छूटा तो दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ये रिलेशन लिया था, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर मुझे अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, अभी तो ये दिख नहीं रहा 1 3, क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए, सारा सबका खुद के रिश्ता होना चाहिए। इसमें 14 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 14 तक, इन सबका खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए था। 1 1 2 2 3 3 और ऐसे करके अप टू 14 14 ये हो, और साथ में ये हो सकते हैं, ऊपर नीचे और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, बट ये होना चाहिए। सपोज दैट 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स है 14 14 तक, लेकिन 9 9 गायब है इससे, तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं उन सबका खुद से रिश्ता होना जरूरी, ठीक है, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अब आता है सबसे मजेदार चीज, ये क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कहते हैं दूर का रिश्ता, ठीक है। दूर का रिश्ता मतलब क्या होता है, इसमें लिखते हैं वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो। वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब जब भी आपका एक एलिमेंट किसी बी पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से शुरू हो रहा है, तो जब भी आपका एक एलिमेंट बी पे ख़त्म हो रहा है और बी से ही शुरू हो रहा है, तो दूर का रिश्ता क्या हुआ, बी से लेके सी तक का। बी, ठीक है, बी पे ख़त्म, बी पे ख़त्म, बी से शुरू, तो हम ए से सी पे जाएंगे। और ये रिलेशन, अगर ये एलिमेंट मुझे मिल रहा है आर के अंदर, रिलेशन आर के अंदर, तो फिर ये ट्रांजिटिव है। आ रही बात समझो। पर क्या, अगर केवल ए बी जैसा एलिमेंट है और बी सी जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा? जी हाँ, फिर वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखें 1 3 3 9, 3 पे खत्म, 3 से शुरू, दूर का रिश्ता क्या है, 1 9 है, होना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन व्हाट इफ मैं ये 3 9 एज एलिमेंट हटा दूं, 1 3 2 6 4 क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि सर 3 पे खत्म हो रहा है तो 3 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं। 6 पे खत्म हो रहा है, 6 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं। 12 पे खत्म हो रहा है, 12 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं। तो जब किसी चीज पे खत्म हो रहा है और दूसरे से शुरू नहीं हो रहा है, तो वही ट्रांजिटिव कहलाएगा। केवल एक कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं है, वो कंडीशन ये है कि जब भैया सर आपने दोनों कंडीशन फॉलो करा दी, तो तीसरी भी फॉलो करानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? जैसे ये रिलेशन लिखा मैंने, 1 3 1 5 1 8, 3 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं सर। 5 से कुछ शुरू हो रहा है, नहीं सर। 8 से शुरू हो रहा है, नहीं सर। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं रहता, कि मैंने 1 3 लिखा, 3 5 लिखा और फिर 1 8 लिख दिया, 1 8। अब ये 3 3, तो इसमें अगर मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 5 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 और ये 5 का दूर का रिश्ता है। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ट्रांजिटिव ही है। अगर आपने ट्रांजिटिव रिलेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया उसका कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब बिफोर मूविंग टू फंक्शन, एक और रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो इन सबका सम होता है। क्या होता है वो? इक्विवेलेंस रिलेशन,
इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई आपका रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक है प्लस ट्रांजिटिव भी है सर प्लस रिफ्लेक्सिव भी है, अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो क्या रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तीनों चीज होनी चाहिए। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास निकालिए आप किसी चीज की। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास जो होती है उसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं आते, पहली चीज ये। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन की ही निकलती है। अगर रिलेशन ही इक्विवेलेंस नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलेगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए पहली चीज तो। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है कि आपको ऐसे एक्स लेने हैं, ये सॉरी, अगर आप एक्स की क्लास निकालते हो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर आपको इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर ऐसे आएंगे सच दैट ए रिलेटेड टू एक्स। अब ये चीज़ क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सारे एक्स जो कि ए से रिलेटेड, सॉरी सारे ए जो कि एक्स से रिलेटेड होंगी वो एक्स की क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट मैं कोई रिलेशन लेता हूँ 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 6, ये एक रिलेशन है। तो मैं अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे। तो 1 से रिलेटेड क्या क्या है सर, 3 है, और 1 से रिलेटेड क्या है, 5 है। क्योंकि ये रिलेशन मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिया है अभी, ये रिलेशन अपने अपने इक्विवेलेंस नहीं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिवनेस नहीं है। 1 1 3 3 5 5 4 4 2 2 6 6 में होना चाहिए। पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है भी, मान लीजिए कि मैं इसको कंसिडर करता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है, 3 और 5 है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 और 5 आ जाए। दो इक्विवेलेंस क्लास अगर ए और बी है, इनका एक बढ़िया फैक्ट होता है, तो इनके इंटरसेक्शन में या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन लिया है वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और अगर कॉमन आएगा तो फिर दोनों इक्विवेलेंस बिल्कुल बराबर ही हो जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास, एक ही रिलेशन में अगर डिफाइन है तो। ठीक है, एक ही रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। इसको हम क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम केवल रिलेशन तक ही जाते हैं। फंक्शन को हम अगले लेक्चर में आराम से टाइम लेके थोड़ा सा उस पर चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट का समय देंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि रिलेशंस तक हम पहुँचे हैं आज, तो रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने सेट से शुरुआत की थी सर। ठीक है, पहले तो रोड बताया कि सेट्स, और ये रोड मैप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको वापस से डिफाइन नहीं करूँगा, मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, अब सेट्स का स्टार्ट किया था कि सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, और सेट्स जानना हमें इसलिए ज़रूरी है कि भैया इसमें ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स आया करते थे। फिर एकदम से हमको बताया जाता है कि नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स को अगर मैं किसी डिफिनेशन के अंदर पुट कर दूँ तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे जिनको हम आर, नया सेट नाम दे देंगे आर। ठीक है, वो उसमें फिर हम ये बोलेंगे कि दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट, दिस, ये एक सर्टेन डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे यही रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब रिलेशन के टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली हमको 3 टाइप्स पढ़ने होते हैं, होते तो और भी ज़्यादा है, बट हमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों का सम कर दो तो मतलब एक रिलेशन, सम इन द सेंस आप समझना, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। सम मतलब कि एक रिलेशन जो कि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक यानी क्या होता है, उल्टा रिश्ता, कि अगर ए बी है सर, जब जब ए बी आएगा तब तब आपको बी ए डालना पड़ेगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सारे ए बी के लिए बी ए अवेलेबल होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यानी सर खुद से रिश्ता, ए 1 1 2 2 3 3 4 4, 4 का 4 से रिश्ता, 5 का 5 से रिश्ता, खुद से रिश्ता सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूर का रिश्ता, कि भैया जब ए बी और बी सी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो तीसरी भी फॉलो होनी ही होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, दो फॉलो हो रही है, तीसरी फॉलो नहीं हो रही है तो ट्रांजिटिव नहीं होंगे, लेकिन केवल एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो भी वो ट्रांजिटिव है। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा बताया। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास में आप अगर एक्स की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है तो उसके अंदर ऐसे ए आएंगे जो कि एक्स से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि 3 जो है वो 1 से भी रिलेटेड है और 5 भी 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 और 5 दोनों आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। इस तरीके से ये इक्विवेलेंस रिलेशन और जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। कल हम सबसे पहले जो लेक्चर रहेगा
उसमें पहले हम रिलेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट और मजबूत हो नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अगले लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद हम फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द।